सबसे बड़ी खबर दोनों के हवाले से यह है कि 10 मई को हुए भारत के विध्वंसक वार ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। टॉम कूपर, जो ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही विशिष्ट एविएशन एनालिस्ट हैं, यानी गल्फ वॉर में भी उन्होंने एविएशन को, एयर वॉरफेयर को बहुत करीबी से पढ़ा है। उनके मुताबिक 10 मई को सरगोधा से लेकर नूर खान एयरबेस पर जो हमला किया था, वो पाकिस्तान की परमाणु कमांड को सबसे बड़ा झटका लगा था। ये वो हमला था जिसके पास, पाकिस्तान के पास हथियार डालने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता JSXP रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर दो टूक कहा कि पाकिस्तान तो 9 मई की रात तक भारत को भयंकर पलटवार की धमकी दे रहा था, लेकिन 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर तबाही मचा देने वाला हमला किया, तो पाकिस्तान के DGMO ने भारत से हमले रुकवाने के लिए बातचीत की गुहार लगाई। और यह मैं आपको बात विस्तार से समझाऊंगा, सुनाऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा आपकी वायुसेना की शक्ति, आपके देश की वो शक्ति जिसने पाकिस्तान को, जी हां, ये हम हल्के में नहीं कह रहे हैं, ये आप समझिए पाकिस्तान ने कैसे घुटने टेके हैं 10 मई की सवेरे। आज तक और इंडिया टुडे पर इंटरव्यूज के बाद मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं किस तरह यह हुआ, लेकिन पहले सुनिए क्या कहना है टॉम कूपर का। And the more it went on, through evening of 7th of May, then 8th of May, 9th of May, and it became clear that Pakistan is losing. It is as clear as that. And when you see that the Pakistani ground-based air defenses have been hit and heavily hit at that, and then particularly these massive major radar systems and major air defense systems, long-range air defense systems have been hit, then the Pakistani Air Force has been pushed away from border to India, forced to operate deep inside the Pakistani airspace, enabling the Indian Air Force to get closer to the Pakistani airspace and launch its missiles to targets, against targets deeper inside Pakistan. And then the final, so to say, nail in the coffin was this operation early on 10th of May, when the Indian Air Force hit not only Pakistani air bases, but, and I know this is contrary to official statements in New Delhi, it started hitting also nuclear weapons storage facilities, at least in Sargodha complex, and probably also in Nur Khan. Apparently also it was a command center for the Pakistani nuclear forces that was hit. ये आपने सुना कि भारत ने जो पहला वार किया था पहलगाम के बाद, वो केवल आतंक के अड्डों पर था, यानी मुरीदके पर, बहावलपुर पर, शकरगढ़ पर और सियालकोट पर, उसके अलावा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर। लेकिन जब पाकिस्तान ने उसके पलटवार में, पाकिस्तान ने हमारे 36 शहरों को डराया, धमकाने की कोशिश की, उसके बाद भी भारत ने बस ये सोचा चलिए इनके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा देते। एयर डिफेंस सिस्टम को उनके उड़ा दिया, यानी अंधा हो गया उसके बाद पाकिस्तान, पंजाब सूबे के आसपास, और कई एयर डिफेंस सिस्टम्स को उड़ाया। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने फिर 9 तारीख की रात को फिर भारत को धमकाया कि करीब 26 अलग अलग स्थानों पर 500 से ज्यादा ड्रोन्स के साथ उसने हमले का दुस्साहस किया, एक हाई स्पीड मिसाइल भेजी, उसके बाद 10 तारीख की सुबह क्या हुआ वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि पाकिस्तान ने घुटने टेके। उसके बाद घुटने टेकने से पहले क्या कहा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता JSXP रणधीर जायसवाल ने, उनका अंदाज और उनके शब्दों को सुनिए क्यों पाकिस्तान गुहार लगाता हुआ आया सीज फायर के लिए। Till the night of 9th May, Pakistan was threatening India with a massive assault. Once their attempt failed on 10th May morning, and they received a devastating Indian counter response, their tune changed, and their DGMO eventually reached out to us. I just referred to the timings, etc., as to when they reached out. In essence, India's position remained the same.
Pakistan position changed on 10th May morning after its air bases were effectively put out of action. All you have to do is to look at who called who to negotiate the terms of the cessation of firing.